बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मसूद अहमद और आप देख रहे हैं लॉ लेंस। आज का हमारा लेक्चर होगा एक नए सब्जेक्ट के हवाले से जिसका नाम है लॉ ऑफ थॉट, जो इंतहाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमारा पहला लेक्चर आज इसके ऊपर होगा। लॉ ऑफ थॉट क्या होती है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन से केस लॉज पढ़ेंगे और कौन से मैगज़म इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए जी, हम आज के अपने पहले लेक्चर में कवर करेंगे ये चीज़ें। इंट्रोडक्शन इसका होगा, ओरिजिन होगा, इसका मीनिंग होगा, डेफिनेशन होगा, फिर इसके बाद इसके एसेंशियल्स होंगे, फिर इसके बाद इसके ऑब्जेक्ट होगा और इसके बाद इसके सोर्सेज होंगे। हमारे पहले लेक्चर में थॉट की यही चीज़ें कवर होंगे। तो देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थॉट में आने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं तो इंशाल्लाह मेरे लेक्चर से मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो आपकी एक बहुत एक और फ़ायदा मैं आपको दे सकूं कि आप मेरे लेक्चर से इंशाल्लाह अपने नोट्स भी बना सकोगे ताकि आपको एग्जाम में भी काम दे सकें। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको पैटर्न भी सिखाऊंगा कि आप एग्ज़ाम के पैटर्न किस तरह होते हैं। टीचर कौन कौन से पैटर्न को वो है जो पसंद करती है या फिर करता है, इसके मुताबिक आप लिखते हो। जिस तरीके से ऐसे मैंने हेडिंग दी है, इस तरीके से मैं अपना लेक्चर भी डिलीवर करूँगा, जिसके बाद आप लोगों के नोट्स भी बनेंगे। तो देखिए जी, थॉट में आने से पहले सबसे पहला हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में देखिए, थॉट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है। जो थॉट है वो कहाँ से आया है? फ्रेंच से आया है। फिर इसके बाद रोमन लॉ में इसको कहते हैं डिलेक्ट। थॉट को रोमन लॉ में कहते हैं डिलेक्ट। फिर इसके बाद जो आज हम पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश लॉ के यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश लॉ में थॉट को कहते हैं रॉन्ग। ऐसा कोई भी सिविल रॉन्ग, आगे भी पढ़ लेंगे कि भी सिविल रॉन्ग क्या होते हैं, इसमें ऐसे कौन कौन से रॉन्ग है जो सिविल में आते हैं। तो इंग्लिश में जो थॉट को कहते हैं क्या रॉन्ग, कौन सी रॉन्ग इसमें आती है? सिविल रॉन्ग आती है। फिर इसके बाद जो थॉट का लफ्ज है पहली दफा जो यूज हुआ था एक केस में यूज हुआ था, उस केस का नाम था बोल्टन वर्सेस आरडी केस 1597। सबसे पहला जो लफ्ज थॉट है यानी थॉट का जो यूज हुआ था, इस्तेमाल हुआ था 1597 में हुआ था, जो एक केस ला है बोल्टन वर्सेस हार्डी। फिर इसके बाद मजीद अगर आगे आप अपनी आंसर को खूबसूरत बनाओ, सवाल को खूबसूरत बनाओ, तो अ पर्सन कमिटिंग थॉट इज कॉल्ड थॉटफीजर। हर वो शख्स जो थॉट कमिट करता है, ठीक है, हर वो शख्स जो थॉट कमिट करता है। थॉट कमिट का मतलब हर वो शख्स कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करता है या फिर रॉन्गफुल ओमिशन करता है, ठीक है। अब एक्ट और ओमिशन वो भी पढ़ लेंगे। एक्ट वो है जिस तरीके से ऐसा ड्यूटी जो लॉ ने आपको दी है वो करना है, जरूर करना है। और ओमिशन क्या है? ओमिशन और वो ड्यूटी जिसने लॉ ने जिससे लॉ ने आपको पाबंद बनाया कि आप ये नहीं कर सकते अगर करोगे। तो अगर कोई भी शख्स कोई भी एक्ट करेगा या फिर कोई भी ओमिशन करेगा तो उस बंदे को क्या कहते हैं? थॉटफीजर कहते हैं। जिस तरीके से हमारे पास सिविल केसेस में जो बंदा केस जो दायर करता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं, जिसके खिलाफ वो केस दायर करता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हर कोई शख्स जो एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, किसी दूसरे बंदे के ऊपर कमिट करता है या फिर दूसरे बंदे की जो लीगल राइट है वो डैमेज होते हैं। जो दूसरा बंदा है जिसको लॉ ने एक राइट दी है, लीगल राइट दी है, वो जब डैमेज होते हैं उस बंदे को क्या कहते हैं? थॉटफीजर, जो थॉट कमिट करता है। फिर इसके बाद इसका मकसद क्या है? देखिए जी, इसका मकसद है, थॉट का मकसद है कंपनसेशन ऑफ विक्टिम, ठीक है। क्या मतलब है कंपनसेशन ऑफ विक्टिम? आप आगे जाकर क्रिमिनल लॉ भी पढ़ेंगे, आप आगे जाकर सीपीसी भी पढ़ेंगे, तो थॉट लॉ में भी कंपनसेशन होती है। कंपनसेशन सीपीसी में भी होती है, कंपनसेशन क्रिमिनल लॉ में भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज थॉट है, थॉट लॉ में सिर्फ यहाँ पर कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है? अगर कोई भी थॉटफीजर या फिर कोई भी शख्स एक दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाता है या फिर उसकी लीगल राइट को डैमेज करता है थॉटफीजर, तो बाद में उसको अर्जाना जो है देना होता है, यानी रेमेडी देना होता है, कंपनसेशन। कंपनसेशन हमेशा मनी की सूरत में होती है। थॉट में एक चीज आप ज़हन में नोट कर ले, कंपनसेशन खासकर थॉट लॉ में। अब थॉट लॉ पाकिस्तान में किस तरीके से अप्लाई है या नहीं है और बाहर मुल्क में कैसे अप्लाई है, इससे पहले कैसे अप्लाई हुआ है, केस लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से केस लॉ में अप्लाई हुआ था और कहां पर जितने कंपनसेशन। तो थॉट लॉ में सिर्फ कंपनसेशन होती है। इसमें आपको जेल में नहीं डाल दिया जाता, ठीक है, इसमें आपको सजाएं नहीं दिया जाता, इसमें सिर्फ कंपनसेशन। एक बहुत थॉट एक नाजुक केसेस है, बहुत ही नाजुक केस है जिसमें सिर्फ आपको कंपनसेशन दिया जाता है। यानी एक बंदा जो थॉटफीजर है ऐसा कोई थॉट कमिट करता है, कमिट करने के बाद अगर वो शख्स कोर्ट में जाकर सू करता है तो ये जो बंदा है थॉटफीजर है उस दूसरे को क्या करता है? उसको कंपनसेशन देता है। किसकी सूरत में कंपनसेशन देता है? पैसे की सूरत में कंपनसेशन देता है। अच्छा, तो देखिए अगर मजीद जाए तो इसका क्या है? थॉट एक लीगल राइट है।
क्या मतलब लीगल राइट है? मतलब आसपास एक हर एक मुल्क के अंदर एक कानून होती है, ठीक है, तो हर बंदे के एक लीगल राइट्स होते हैं, हर बंदे के पास उसकी लीगल राइट्स होती है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स अलग होते हैं, बुनियादी लीगल राइट्स वो अलग होते हैं, ठीक है, जो कानून हमें देता है। फिर इसके बाद ह्यूमन राइट्स हो, इंटरनेशनली हो, जो हम फॉलो करते हैं। लीगल राइट्स उस राइट को कहते हैं जो ला आपको एक राइट देता है, ठीक है, एक बंदे को देता है, ठीक है, राइट, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल इस बात से दे दूं कि आप अगर कोई भी आपके घर के बाहर या फिर कहीं पे आपका रास्ता है, कोई भी रास्ता है, तो आपका राइट है, आप उस रास्ते को यूज कर सकते हो, आप उस रास्ते में जा सकते हो, उस रास्ते में आ सकते हो। क्या ये आपका लीगल राइट है? यहाँ पर कोई भी आपको पाबंद नहीं कर सकता। फिर इसके बाद अनकोडिफाइड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे जो आज हमने हमारे इसमें देखा, तो सारे इंपॉर्टेंट है अनकोडिफाइड। जो थॉर्थ लॉ है, लॉ ऑफ थॉर्थ है, ये क्या है? अनकोडिफाइड है। तो देखिए जी अनकोडिफाइड में आओ। अनकोडिफाइड क्या होती है? एक होती है कोडिफाइड, दूसरी होती है अनकोडिफाइड। तो मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं, थॉर्थ लॉ क्या है? अनकोडिफाइड। अनकोडिफाइड लॉ उस लॉ को कहते हैं, उस एक्ट को कहते हैं जिसमें ना कोई सेक्शन होती है, ना इसमें कोई आर्टिकल होती है। समझ में आ गई? यानी अनकोडिफाइड उसको कहते हैं जहां पर ना कोई सेक्शन होती है और ना ही कोई आर्टिकल होती है। यानी ये किताब जिस तरीके से लिखा होता है ये भी इसी तरीके से लिखा होता है। अब कोडिफाइड क्या है? यानी आसान लफ्जों में आपको ये बता दूं, जो थॉर्थ है इसको पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है, इसको लेजिस्लेटिव बॉडी में किसी ने भी पास नहीं किया है, अनकोडिफाइड है, यानी ऐसी किताब की सूरत में है। अब कोडिफाइड क्या है? जिस तरीके से हमारे सिविल लॉ है वो कोडिफाइड है, हमारे क्रिमिनल लॉ है वो कोडिफाइड है। क्या मतलब कोडिफाइड है? हमारे सिविल लॉ को, हमारे क्रिमिनल लॉ को किसने पास किया है? पार्लियामेंट ने पास किया है। उसमें आर्टिकल भी है, उसमें सेक्शन भी है। तो थॉर्थ लॉ में ना कोई सेक्शन है ना कोई आर्टिकल है, तो इस बुनियाद पर थॉर्थ लॉ में ना आपको कोई सेक्शन पढ़ाया जाता है और ना ही कोई आर्टिकल पढ़ाया जाता है। यानी ये अनकोडिफाइड है, ये कोडिफाइड नहीं हुआ है, ना किसी पार्लियामेंट ने इसको कोडिफाइड किया है, ना फिर इसमें कुछ आर्टिकल है या फिर ना उसमें कुछ सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इसकी हो गई। तो देखिए जी इंट्रोडक्शन मैंने समझाया। इंट्रोडक्शन के बाद इसके हम थॉट के ओरिजिन में आते हैं। तो ओरिजिन क्या है? थॉट कहाँ से आया, किस तरह आया, किस तरीके से अप्लाई हुआ, कैसे कैसे अप्लाई हुआ और किन किन बंदों पर अप्लाई हुआ, वो कौन से केसेस है जहां पर अप्लाई हुआ, जो थॉट केस में अप्लाई हुआ कौन कौन से केसेस थे। तो ओरिजिन में मैं आपको एक चीज बता दूं, एक कम्युनिटी था नॉर्मन कम्युनिटी। नॉर्मन कम्युनिटी पुराने जमाने में, यानी अभी ये 1066 की बात है, ठीक है, 1066 की बात है। तो इससे पहले एक कम्युनिटी था, कम्युनिटी फ्रांस का एक कम्युनिटी था जो नॉर्मन फ्रांस में रहते थे, एक कम्युनिटी था जिसको कहते थे नॉर्मन कम्युनिटी। तो नॉर्मन कम्युनिटी का एक जंगजू कौन था जिसका वो था, जो सरबराह था, बानी था विलियम द कन्क्वरर। तो नॉर्मन कम्युनिटी में 1066 में उसने इंग्लैंड को फतह किया, ठीक है। नॉर्मन कम्युनिटी एक फ्रेंच कम्युनिटी था जिन्होंने 1066 में एक जंग लड़ी। जंग का नाम था तकरीबन ऑस्टन जंग का नाम था मेरे ख्याल से, इस तरीके से। अच्छा, तो 1066 में एक जंग लड़ी गई जिसके बाद इंग्लैंड जो है फतह हुआ। किसने फतह किया? एक नॉर्मन कम्युनिटी ने फतह किया, जो नॉर्दर्न फ्रांस से इनका क्या था? ताल्लुक था। अच्छा, उस जो बैटल का सरबराह था विलियम द कन्क्वरर जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद जब इंग्लैंड फतह हुआ, फतह होने के बाद इंग्लैंड का जो सरबराह हुआ वो कौन हुआ? विलियम। तो जब इंग्लैंड फतह हुआ वहां पर कानून की कोई निजाम नहीं, कानून तो था लेकिन सही मानों में नहीं था, सही मानों में अप्लाई नहीं हो रहा था, सही मानों में इसकी तशरीह नहीं हुआ था। फिर इसके बाद इस विलियम ने, ठीक है, कुछ जजेस मुंतखब किए, ठीक है। उन जजेस को क्या कहते हैं? नॉर्मन ज्यूरिस्ट। जो नॉर्मन ज्यूरिस्ट उन्होंने ये मुंतखब किया। मुंतखब करने के बाद जो है वो लॉ ऑफ थॉट के ओरिजिन हुई। यानी जो लॉ ऑफ थॉट के ओरिजिन कहां से हुआ? नॉर्मन ज्यूरिस्ट ने। नॉर्मन ज्यूरिस्ट ने उनको क्या किया? ओरिजिनेट किया। फिर इसके बाद पूरी दुनिया में फैल गई। और जो ओरिजिन ऑफ लॉ ऑफ थॉट है वो कहां से लिया? कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर एक लॉ था कॉमन लॉ, ठीक है, वो जो लोग फॉलो करते हैं, अभी भी फॉलो करते हैं। तो वहां से जो लॉ ऑफ थॉट की ओरिजिनेट हुई वहां पर, वहां से वो निकल गया। अच्छा, तो ये इसकी ओरिजिनल हुई, शॉर्ट से ओरिजिनल, इसमें आप और भी सर्च कर सकते हो। तो मीनिंग या एटमोलॉजी, थॉट की मीनिंग क्या है, ठीक है, इसके एटमोलॉजी को कितने लफ्ज पे मुश्तमिल है। तो देखिए थॉट की अगर हम मीनिंग की तरफ आए तो सबसे पहले जिस तरीके से हमने इंट्रो में पढ़ा था कि थॉट जो है सबसे पहला ये क्या है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज से ओरिजिन से समझ आया कि थॉट क्या था? एक फ्रेंच वर्ड था, क्योंकि
फ्रेंच कम्युनिटी था, एक नॉर्मन कम्युनिटी जिसने इंग्लैंड को फतह किया, तो उन्होंने एक जो है वो बनाया, कानून बनाया है जिसका नाम थार्ट रखा। जो लफ्ज थार्ट है वो क्या है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसे थार्ट कहते हैं, जैसे इंग्लिश में इसको राउंड भी कहते हैं। फिर इसके बाद ये कहां से ड्राइव हुआ, ये लातिनी जुबान से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब है थॉर्टम या फिर टॉर्टस, ठीक है, लैटिन जुबान से ये ड्राइव हुआ, जिसका मतलब है थॉर्टम या फिर टॉर्टस, जिसका मीनिंग है ट्विस्टेड और क्रोक्ड। ट्विस्टेड क्या है, ट्विस्टेड का मतलब है टेढ़ा। हर कोई काम जो आपको सीधा करना चाहिए, जो आपको सही मानों में करना चाहिए, आप उस काम को क्या करते हो, टेढ़े तरीके से करते हो, टेढ़ा बनाते हो। तो थार्च का जो थॉट का जो लफ्ज है वो टार्चर से निकला हुआ है, यानी किसी बंदे को क्या करना, टार्चर करना। अगर आप इसकी उर्दू मीनिंग देखें, थॉट की उर्दू मीनिंग देखें, वो क्या है, बेजा मुदाखिलत। बेजा मुदाखिलत इसका उर्दू मीनिंग है, बेजा मुदाखिलत, यानी एक ऐसी कोई मुदाखिलत करना जहां पर आपकी बात नहीं बनती। अब थॉट लॉ एक ऐसी लॉ है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अगर एक ही गली है, उसमें एक गेट आपका है और दूसरा आपका हमसाये का है, तो एक छोटा सा रास्ता है, तो आप इस रास्ते के ऊपर, यानी गेट आपकी घर का गेट है, उस गेट के सामने आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हो, जिसके बाद आपकी जो हमसाया है, इर्द गिर्द के लोग हैं, वो रोड से सही मानों में पास नहीं होते, तो आपने क्या कर दिया, बेजा मुदाखिलत कर दिया, आपने क्या कमिट किया, थॉट कमिट किया, और वो काम गलत तरीके से करना। अब एक जिस तरीके से मैंने बताया था, एक बहुत नाजुक केस है। किस तरीके से नाजुक केस है, मैं आपको ये चीज में समझाऊं कि अगर कोई भी शख्स, मिसाल के एग्जांपल ले ले, एक केस ला भी है मेरे ख्याल से, कोई भी शख्स देखे, कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी होटल में जा रहा है, ठीक है, किसी भी होटल में, छोटा सा एक ढाबा है या फिर कोई भी होटल है जिसका फर्श जो है मार्बल से बना हुआ है, ठीक है, कहते हैं कि केस लाता, एक शख्स गया उस होटल में, होटल में जब वो इंटर होने वाला था, वो फिसल गया, जब फिसल गया वो गिर गया, गिरने के बाद जो है वो उसका जो बाजू है टूट गया, ठीक है। अब इधर गलती किसकी है, गलती तो इस बंदे की है कि इसने देखा नहीं सही मानों में। अब कहते हैं इसने जाके केस की, और केस इसके हक में आया। कैसे हक में आया, कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर आपके जो फर्श है ये मार्बल के है, अगर आप कोई सफाई करते हो, उसको सही मानों में सफाई करते स्लिप होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक ऊपर बोर्ड लगाए। इस होटल वाले को कहा कि आप कोई बोर्ड लगाए ताकि लोग आते जाते इस चीज को देख ले, सही मानों में आए। तो मतलब एक ऐसी केस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं। तो जो थॉट का मतलब क्या है, ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब या क्रोक, इसका मतलब टेढ़ा। हर कोई काम जिस तरीके जो आपको सही मानों में करना चाहिए, वो आप सही मानों में नहीं करते, टेढ़ा करते हो, उस काम से निकल जाते हो, वो क्या है, ये थॉट है। तो आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। जिस तरीके से हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, ओरिजिन पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, और उसके बाद इसका डेफिनेशन। तो थॉट के बारे में यानी मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट का क्या कहना है, कौन कौन से। देखिए, अगर मैं थॉट की बात करूँ तो थॉट का ऐसा कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। यूनिवर्सल डेफिनेशन का मतलब ये है, थॉट में अभी तक इस तरीके से ला का कोई डेफिनेशन नहीं है। थॉट का भी ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है जहाँ पर जितने भी सारे लोग हो जिन्होंने वो किया है, रजामंदी इख्तियार की है, जिन्होंने एक ही डेफिनेशन को माना है कि अब ये डेफिनेशन जो है वो थॉट के लिए फिट है। आज तक थॉट की कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं आया। अभी यहाँ पर थॉट के ऊपर मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट के डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर सालमन ने भी थॉट की डेफिनेशन दी है, विनफील्ड ने थॉट की डेफिनेशन दी है, फ्रीजर ने थॉट की डेफिनेशन दी है, और भी बहुत सारे ऐसे ज्यूरिस्ट है, और भी बहुत सारे ऐसे जजेस है, और भी जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने थॉट को अपने तरीके से बयान किए हैं। यानी थॉट का यहाँ पर यूनिवर्सल कोई डेफिनेशन नहीं है। तो यानी कहीं हद तक कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर कहीं हद तक हम सालमन की डेफिनेशन को कुछ ना कुछ तरीके से फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं सालमन की डेफिनेशन को सही मानों में पढ़ते हैं, यानी सालमन की डेफिनेशन में कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो फिर मैं जो है वो सालमन की डेफिनेशन से जो है वो राज़ी हूँ। सालमन की डेफिनेशन से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिले हैं जिसको मैं पहचान सकता हूँ कि भाई हाँ, थॉट की डेफिनेशन ये है। तो सालमन क्या कहता है थॉट के बारे में? सालमन कहता है अ थॉट इज अ सिविल रॉन्ग। तो देखिए जी, ये थॉट है, थॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है। तो सिविल रॉन्ग से पता चलता है कि थॉट सिविल रॉन्ग है। थॉट का क्रिमिनल रॉन्ग से यानी क्रिमिनल केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। थॉट का यानी कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। थॉट का हर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। जो थॉट है वो क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है।
एक सिविल रॉन्ग है, सिविल इन नेचर है, इसका जो नेचर है वो क्या है, सिविल है, ठीक है। इसके बाद फॉर विच द रेमेडी इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा, यहाँ पर क्या होती है, रेमेडी होती है। रेमेडी किस बुनियाद पर होती है, अनलिक्विडेटेड। देखिए अनलिक्विडेटेड क्या है, सबसे पहले मैं समझेंगे लिक्विडेटेड क्या होती है, अनलिक्विडेटेड क्या होती है। अनलिक्विडेटेड वो डैमेज होते हैं, अनलिक्विडेटेड उस डैमेज को कहते हैं जो अनस्पेसिफाइड हो। यानी इसके अगर और मैं कहूँ कि अनलिक्विडेटेड कहते हैं डिपेंड ऑन सिचुएशन, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, अनलिक्विडेटेड सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल स्टार्ट किए हैं, जिस तरीके से मैंने कहा नाजुक केस है, तो यहाँ पर अगर कोई भी थर्ड फिजर कौन था, वो शख्स था जो दूसरों को डैमेज पहुंचाता है, ठीक है। अगर कोई भी शख्स दूसरे शख्स को कोई नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाने के बाद अगर वो शख्स सू करता है कोर्ट की तरफ जब वो सू करता है, तो फिर क्या है, वो कोर्ट सिचुएशन देखता है। ये थॉट में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, अनस्पेसिफाइड अनलिक्विडेटेड। मतलब इसका मैं आपको मिसाल इस तरीके से दे दूं, मिसाल इसका ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा शख्स है जो बहुत बड़े ओहदे पर फायज हो, और कोई बहुत छोटा शख्स हो यानी छोटे ओहदे पर फायज हो, हालांकि अगर ला देखे, ला सबके लिए एक है, चाहे अमीर है गरीब है, तो ला सबके लिए एक होती है। तो यहाँ पर थॉट क्या कहता है, थॉट कहता है कि यहाँ पर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जब कोई थर्ड फीसर किसी को नुकसान पहुंचाता है, यहाँ पर जो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी डिपेंड अपॉन सिचुएशन। जिस तरीके से एक वजीर आजम है और एक आम आदमी, इसका एग्जाम्पल ये है, एक वजीर आजम होती है, एक आम आदमी, तो यहाँ पर फर्क है ना, वो वजीर आजम है और आप एक आम आदमी हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक वजीर आजम की डिफेमेशन करते हो, यानी उसके इज्जत पर आप हाथ डालते हो, यानी उसकी बेइज्जती करते हो, बेजा मुदाखलत करते हो, या फिर उसके बारे में ऐसे कमेंट पास करते हो जिसकी उससे डिफेमेशन होती है, तो यहाँ पर जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होती है ये इसको मुताबिक यानी सिचुएशन को देखते हैं कि आपने किसके बारे में क्या कहा है। अब उसके बरक से एक चपरासी को देखा जाए, तो फिर यानी आप वजीर आजम की कोई आप डिफेमेशन करते हो, तो वो तो पूरा मतलब उसके ऑल कम्युनिटी में उसकी जो है डिफेमेशन होती है। अगर एक चपरासी हो तो फिर इस चीज़ को भी देखा जाता है कि भाई ये जो डैमेज है ये किस सूरत का है, कहाँ तक है, किस तरीके से है। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं डिपेंड अपॉन सिचुएशन। आप सिचुएशन को देख के वो है आप रेमेडी देते हो, डिफेंडेंट को सिचुएशन के देख के वो देते हो, रेमेडी देते हो। अच्छा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड, अब देखो डैमेजेस क्या होती है, एक होती है हमारे पास रेमेडी होती है, एक रिलीफ होती है, एक डैमेजेस होती है। तो थर्ड लॉ में जब कोई थर्ड फीजर कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, कमिट करने के बाद कोर्ट जिसके ऊपर कंपनसेशन लगाता है मनी की सूरत में, जब ये मनी उस डिफेंडेंट को मिलते हैं जिससे उसकी लीगल राइट है जो इन्फ्रिंज हुआ है, तो उस मनी को डैमेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डैमेजेस कहते हैं। यानी फिर से मैं आपको बता दूं, यानी ऐसा कोई भी थर्ड फीजर किसी को नुकसान पहुंचाता है यानी डैमेज करता है जिस तरीके से उसके लीगल राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो लीगल राइट के बिना पर ऐसा कंपनसेशन जिसने थर्ड कमिट किया, ऐसा कंपनसेशन दूसरे बंदे को जब मिलता है उस मनी को डैमेजेस कहते हैं, ठीक है। एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। थर्ड एक ऐसी लॉ है, न ये ब्रीच, न ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसके तोड़ने से ना ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है और ना ये क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ये है एक लीगल राइट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ना ट्रस्ट में आता है। जिस तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक अलग सा टॉपिक, अलग सा सब्जेक्ट है। इसमें दो पार्टीज होते हैं, हर पार्टी की एक राइट होती है, एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी होने के बाद फिर इसके बाद एग्रीमेंट होती है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट का कोई किस्सा कहानी नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो कोडिफाइड है जिस तरीके से मैंने कहा, और थर्ड लॉ है वो कोडिफाइड नहीं है, इसका ना कोई सेक्शन है ना कोई इसका आर्टिकल है। तो सालमन की जो डेफिनेशन है वो थर्ड के लिए सूटेबल है। अच्छा, तो इसके बाद एसेंशियल्स ऑफ थॉट की तरफ आते हैं। तो एक बात आप समझ लें, हमेशा जो एसेंशियल होती है वो डेफिनेशन से निकाली जाती है। हर एक चीज की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर से इसकी लवाजिमात, यानी एसेंशियल कहते हैं लवाजिमात को, लवाजिमात यानी जो थॉट की जो डेफिनेशन होगी इससे हम एसेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहला इसका एसेंशियल क्या है? रॉन्गफुल एक्ट या फिर ओमिशन।
थर्ड क्या है, एक रॉन्गफुल एक्ट है या फिर ओमिशन है। अब एक्ट और ओमिशन क्या होती है? एक्ट अर्थ उस चीज को कहते हैं जो लॉ ने आपको पाबंद बनाया है कि भाई ये चीज आपको करना है, ये एक्ट ही है जिसके आप पाबंद हो। इसके बाद ओमिशन क्या है? ओमिशन और उस चीज को कहते हैं जो लॉ ने आपको बाउंड किया है, यानी आपको ये नहीं करना चाहिए आप फिर भी करते हो, फिर क्या होती है, ये ओमिशन के अंदर आती है। तो थर्ड क्या है? सबसे पहला एक रॉन्गफुल एक्ट है, रॉन्गफुल एक्ट है या फिर रॉन्गफुल ओमिशन है। जिस तरीके से देखें, अगर थर्ड की रूह से देखें, थर्ड लॉ की रूह से देखें, रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन क्या है? जिस तरीके से आप अपने कमरे में, आप अपने रूम में सोए हुए हो, या फिर कोई हॉस्टल में रहते हो या फिर किसी घर में रहते हो, तो फिर आपकी जो दूसरा रूम है, दूसरे हमसाये, जो दूसरे साथी है, दूसरे लोग हैं, उनके यहाँ रूम के अंदर वो स्पीकर लगाते हैं, यानी बड़े शोर शार से आवाजें निकलती है, यानी स्पीकरों से इनकी गाने की जो आवाज है वो गूंजती है, जिसके बायस आप वो होते हो, डिस्टर्ब होते हो। तो वहां पर भी उसने क्या कर दिया, वो थर्ड फीजर है, उसने थर्ड जो है कमिट किया, क्योंकि आप क्या हो रहे हो, वो डिस्टर्ब हो रहे हो। ठीक है, एक रॉन्गफुल एक्ट है। इसके बाद जिस तरीके से मैंने एक और मिसाल दे दी कि दो घर है या फिर एक गली है छोटा सा, एक शख्स जो है अपनी गाड़ी जो है अपने गेट के सामने खड़ा करता है, जिसके बाद जो गली है तंग है, जिससे आप रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते, तो वहां पर वो भी क्या है, वो एक रॉन्गफुल एक्ट है। ठीक है, अच्छा, उसके भी आप खिलाफ आप कोर्ट में सू कर सकते हो, आप कंपनसेशन ले सकते हो। अच्छा, तो ये पहला इसका हुआ, रॉन्गफुल एक्ट होनी चाहिए या फिर रॉन्गफुल ओमिशन होनी चाहिए। अगर ये दोनों होंगे तो फिर थर्ड होगा, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर थर्ड जो है वो नहीं होगा। फिर ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, इसकी जो दूसरी असेंशन है वो क्या है, ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। वो ड्यूटी जो लॉ ने इम्पोज किया है आपके ऊपर इम्पोज किया है। किस तरीके से इम्पोज किया है कि आप जो है आपको अच्छे काम करने के लिए उसने इजाजत दी है, जो बुरे काम से अब क्या करना है, वो बचना है, ये काम आपको करनी चाहिए या काम आपको नहीं करनी चाहिए, ये आपको लॉ ने क्या किया है, ड्यूटी दी है। ठीक है, कि हर एक बंदे को यह हासिल है, यानी इनको फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि ये रास्ता इख्तियार कर सकता है, इस रास्ते से जा सकता है, उस कुएं से पानी निकाल सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ड्यूटी है हर बंदे की, यानी ये काम वो कर सकता है या फिर नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या है, लीगल रेमेडी। अच्छा, लीगल रेमेडी की तरफ आते हैं। अब जब भी कोई भी थर्ड फीजर किसी को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाने के बाद जो अनलिक्विडेटेड डैमेज है वो कोर्ट देखेगा, देखने के बाद जो है लीगल रेमेडी कि क्या हया इसके साथ जो किस्सा हुआ है, ये पड्डा हुआ है, ये डैमेज हुआ है, क्या ये लीगली तौर पर हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये चीज लीगल रेमेडी। अगर लीगली तरीके से उस बंदे की राइट जो है इन्फ्रिंज्ड हुआ है, तो फिर क्या हो, उसको लीगल रेमेडी मिलेगा, यानी इसको रेमेडी मिलेगा। रेमेडी किस सूरत में मिलती है, रेमेडी हमेशा मनी की सूरत में मिलती है। ठीक है, किस चीज की सूरत में मिलती है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ कंपनसेशन हमेशा मनी की सूरत में मिलती है। यहाँ पर आपको जेल में नहीं डाल दिया जा सकता, हमेशा मनी की सूरत में आपको क्या मिल सकता है, वो कंपनसेशन मिल सकता है। लीगल रेमेडी, अगर आपका वाकई में कोई जो है राइट डैमेज हुआ है तो फिर मनी की सूरत में आपको रेमेडी दिया जाएगा, जिसे लीगल रेमेडी कहते हैं। फिर इसके बाद अजेशन के जो लास्ट है वो है लीगल डैमेज। अब क्या है लीगल डैमेज, लीगल डैमेज में सबसे पहले ये चीज है, आपको डैमेज मिली है, क्या वो इलीगल तरीके से हुआ है, किस तरीके से वो डैमेज आपको, जिस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा है, किस तरीके से आपका लीगल राइट जो है इन्फ्रिंज हुआ है। लीगल डैमेज में देखें, यहाँ पर केस लॉज, जिस तरीके से मैंने कहा कि थर्ड के अंदर बहुत सारे केस लॉज है, यहाँ पर हम अगर इसकी सोर्सेज की बात करें तो फिर सोर्सेज में हम केस लॉज पढ़ेंगे, हम लॉ मैगजिम्स पढ़ेंगे। लॉ मैगजिम क्या होती है, केस लॉ होती है, जो स्टैट्यूटरी जो वो प्रोविजन है वो क्या होती है। जिस तरीके से लीगल डैमेज की अगर हम बात करें तो फिर लीगल डैमेज क्या होती है, लीगल डैमेज में हम जिस तरीके से मैंने केस लॉ पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लीगल डैमेज क्या है। अब ये क्या है, ये इसके वो है लॉ मैगजिम है, इंजोरिया साइन डैमनम। इंजोरिया साइन डैमनम क्या है, ये एक लीगल मैगजिम है। इसका मतलब क्या है कि मतलब हर वो चीज जिससे एक बंदे को लीगल डैमेज हुआ है। ठीक है, और वो थर्ड फीजर जिस आपने एक ऐसा कमिट किया है जिससे एक बंदे को क्या हुआ है, लीगल डैमेज हुआ है। इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब क्या है, और वो शख्स जिसको लीगली डैमेज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस लिया है एशबे वर्सेस वाइट। एशबे वर्सेस वाइट का एक केस है, तो ये किस तरीके से कहां पर हुआ था, वोट के उस पर हुआ था। तो कहते हैं दो कैंडिडेट थे, दो कैंडिडेट के दरमियान वोटिंग हो रही थी, तो वोटिंग ये जो एशबे था ये अलग पार्टी से इनका ताल्लुक था,
और जो वाइट था इनका वो अलग पार्टी था, ठीक है। तो दो कैंडिडेट के दरमियान वोट चल रहा था, तो एशबी आ रहा था वोट देने के लिए, ठीक है। एशबे जा रहा था वोट देने के लिए अपने कैंडिडेट को, एक ए था एक बी था, ठीक है। एशबे जा रहा था अपने कैंडिडेट को वोट देने के लिए, तो फिर दरमियान में वाइट आया, ठीक है। इसने एशबे को रोका वोट देने से। अब वोट क्या है, हर वो शख्स वोट दे सकता है जो 18 साल का, मतलब उसकी लीगल राइट है, उसके अगर शनाख्ती कार्ड बनी हो, चीजें बने तो वोट दे सकता है। तो एशबे जब जा रहा था अपने कैंडिडेट को वोट देने के लिए, तो दरमियान में वाइट ने, जो दूसरा वो था कैंडिडेट था, दूसरे कैंडिडेट की जो पार्टी से था, उसने एशबे को दरमियान में रोक दिया। तो वोट की टाइम जो है वो खत्म हो गई, एशबे जो है वोट वो न दे सका। फिर इसके बाद नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ एशबे जिस पार्टी को, यानी ये जो ए है जिस पार्टी को वोट दे रहा था वो पार्टी जीत गया, ठीक है। वो पार्टी भी क्या हो गई, जीत गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो बी है यानी वाइट है, इसके ऊपर क्या हुआ, कंपनसेशन हुआ। कंपनसेशन ये हुआ, कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपने इसकी जो लीगल राइट है वो इन्फ्रिंज की है, उसकी जो लीगल राइट होती है वो आपने इन्फ्रिंज की है। आया ठीक है कि एशबे जिसको वोट दे रहा था वो कैंडिडेट जीत गया, लेकिन आपने एशबे की जो लीगल राइट है उसको इन्फ्रिंज किया है। तो फिर कहते हैं वाइट क्या हो गया, उसको कंपनसेट कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद जो इसकी दूसरी वो है लीगल मैक्सिम है, पहले था इंजोरिया साइन डेमनम, फिर डेमनम साइन इंजोरिया। अब डेमनम साइन इंजोरिया का मतलब क्या है, डेमनम साइन इंजोरिया का मतलब ये है कि एक ऐसा थॉट फीजर, एक ऐसा रॉन्गफुल है, आप कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते, जिससे दूसरे बंदे को लॉस तो होता है, दूसरे बंदे को नुकसान होता है, लेकिन उसकी जो लीगल राइट है वो क्या है, इन्फ्रिंज नहीं होता। जिस तरीके से जैसे हमने पहले पढ़ा कि भाई यहाँ पर लीगल राइट जो है इन्फ्रिंज होता है इंजोरिया साइन डेमनम में, लेकिन डेमनम साइन इंजोरिया में उस बंदे को नुकसान तो पहुंच सकता है, लेकिन उस बंदे का जो लीगल डैमेज है वो नहीं होता, ठीक है। लीगल डैमेज, नुकसान होती है लीगल डैमेज। अब इसके बारे में केस है ग्लौस्टेस्टर ग्रामर स्कूल केस, 1410 में एक केस हुआ था, ठीक है। ये केस किस तरीके से हुआ मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। एक बंदा था, ठीक है, ए, उसने एक स्कूल बनाई थी, ठीक है। तो इसने एक दूसरे शख्स को या फिर दूसरे लड़के को भी मुंतखब किया था, दूसरा भी यहाँ पर क्या था, बी भी यहाँ पर टीचर था। इसी स्कूल में ए भी टीचर था, स्कूल का प्रिंसिपल था, डायरेक्टर था, जो भी था, और बी भी क्या था, यहाँ पर टीचिंग कर रहा था। तो बी ने यहाँ पर कुछ साल टीचिंग की, टीचिंग करने के बाद बी ने आकर वापस उसी रोड के किनारे आमने सामने उसने अपना स्कूल खोल दी, ठीक है। उसने अपनी स्कूल खोल दी, स्कूल खोलने के बाद उसकी जो अपनी स्कूल की फी वो भी कम कर दी और अच्छी सहूलियात भी मुयसर की, ठीक है, अपने स्टूडेंट को अच्छी सहूलियात मुयसर की। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर एक को तो नुकसान हुआ, जाहिर सी बात है, आमने सामने स्कूल के सामने का और स्कूल खोल दिया जाए, जिसका फीस कम कर दिया जाए, सहूलतें सही मानों में मुयसर किया जाए, तो एक को नुकसान हो गया, लेकिन एक ही जो है लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी का हक है, स्कूल बना सकता है, टीचिंग कर सकता है, ठीक है। अब बी ने अलग स्कूल बनाया तो कोर्ट ने कहा इसको क्या हुआ, आपको अगर नुकसान तो हुआ है, ठीक है, आप पहले फीस जमा करते रहे, सालाना मान आप 2 लाख 3 लाख होते थे, अभी 1 लाख है, फिर 1.5 लाख है, आपको नुकसान हुआ है, लेकिन आपकी जो लीगल राइट है वो तो डैमेज नहीं हुआ है। तो ये भी केस, ये किसने जीता, ये बी ने जीता। तो आज का जो हमारा लेक्चर हुआ टाट के ऊपर, हमारा सबसे पहला लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद आगे हम इसके सोर्सेज पढ़ेंगे, और इसके बाद डिफेमेशन इसमें आता है, असाल्ट आता है, इसकी बैटरी आता है, ये सिलेबस हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। तो आपको ये लेक्चर उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको समझ ना आया हो, तो आप प्लीज़ हमसे सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बहुत